नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे भाई। आज एप्लीकेशन पर हम लोग सभी पहली बार मिल रहे हैं। पिछली 3 क्लासेस लगातार यूट्यूब पर आपने देखी और आज हम मुलाकात कर रहे हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है, जिन बच्चों ने बैच परचेज किया है आज वही बच्चे मेरे सामने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ जुड़कर। तो बापुन घोष जी, वारिस जी, सुमन जी, मोहम्मद सद्दाम जी, धीरज सिंह जी, बीपी गुर्जर जी, अनुज जी, भोला जी, विवेक कुमार जी, आकाश गुप्ता जी, कुणाल कुमार जी, नरेश जी, सचिन जी, सौरभ कुमार जी, चंदन कुमार यादव जी, कल्पना जी, अंजू कुमारी जी, रोहित जी, जितेंद्र महाना जी, गणेश कुमार जी, शुभम जी, हेमंत जी, तप ब्रता जी, मनु सूर्यवंशी जी, जीतू मौर्य जी, चंदन कुमार जी, गोविंदा चंद्रा जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। जो नहीं जुड़े वो फटाफट से जुड़ेंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा आपके साथ प्यारे बच्चों करूंगा वो टॉपिक का नाम है भारत के पर्वत पठार, माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया। कल एक बच्चे का कमेंट भी आ रहा था यूट्यूब पर। कल मैंने पठार भी आपको बताए थे, प्रायद्वीप होता है वो भी मैंने आपको बताया था। और जो भारत के जो प्राकृतिक विभाग हैं, नेचुरल डिविजन्स हैं, उनका निर्माण किस किस प्रकार हुआ है, उनका फॉर्मेशन किस किस प्रकार हुआ है, ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। इस क्लास के अंतर्गत मैं जिस बिंदु पर, जिस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करूंगा वो बिंदु, वो मुद्दा क्या है? वो बिंदु है, वो मुद्दा है इन प्राकृतिक प्रदेशों को विस्तार से जानना। जैसे मैंने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बताया, अब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कैसे बना ये तो हमने पिछली क्लास में जान लिया, लेकिन अब इस क्लास में हमें क्या जानना है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन करना है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय आता है, हिमालय के अंतर्गत क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इन सब चीजों को आज इस क्लास में हम लोगों को चर्चा करनी है बच्चों। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बेटा। यहां पर आप भारत का एक मैप दिखाई दे रहा है आपको। भारत का एक मैप आपको दिखाई दे रहा है और ये भारत के मैप को थोड़ा सा पहले तो बड़ा करेंगे और ये जो भारत का मैप है इसको हम लोग यहां पर देखिए, ये देखिए आप फटाफट से। ये भारत का मैप अब आपको बड़े आराम से दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा भारत का नक्शा। बोलो, क्लियरली दिखाई दे रहा है? अच्छी तरीके से दिख रहा है आपको? अच्छा, ये जो भारत का नक्शा है प्यारे बेटा, इस भारत के नक्शे में आपको इस क्षेत्र में एक पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देता है और वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है। ये हिमालय पर्वत जो है वो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप सभी जानते हैं। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, आप सभी जानते हैं। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक इसकी माउंट एवरेस्ट है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये हिमालय जो है आखिरकार किन किन भागों में विभाजित है, ये चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिमालय क्या है, एक पर्वत की। तो पर्वत आखिरकार होता क्या है? देखिए, ये एक पर्वत है। पर्वत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्वत को अंग्रेजी में माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत को अंग्रेजी में माउंटेन कहा जाता है।
ठीक है जी। एक ऐसा उच्च भूमि जिसका शीर्ष, जिसका टॉप उसके आधार के मुकाबले, उसके बेस के मुकाबले काफी सकरा हो, काफी नैरो हो, उसे हम कहते हैं पर्वत। उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत। बशर्ते कि इसकी ऊंचाई जो है, क्या बच्चे? बशर्ते कि इसकी ऊंचाई जो है कम से कम 600 मीटर होनी चाहिए। कम से कम 600 मीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। इसकी हाइट 600 मीटर होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम। तो ये पर्वत है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर इसकी ऊंचाई, अगर ये उच्च भूमि है और इसका जो शीर्ष है, ये शीर्ष टॉप जो है वो उसके आधार के मुकाबले तो सकरा है, नैरो है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से कम है। 600 मीटर से इसकी ऊंचाई जो है क्या है? वो कम है, लेस देन 600 मीटर। ऊंचाई 600 मीटर से कम है। तो ये बच्चे क्या है? तो ऐसी स्थिति में ये एक पहाड़ है, और पहाड़ को अंग्रेजी में हिल्स कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे महादेव पहाड़ियां, ठीक है जी, क्या 600 मीटर से कम है, यानी कि 599 मीटर मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे महादेव पहाड़ियां। हिमालय पर्वत, पर्वत और पठार में अंतर ये होता है। कल बच्चे आप लोग पूछ रहे थे कि पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर होता है। पठार तो कल मैंने बताया था आपको। तो आज मैं हिमालय पर्वत की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय का एक और बार यहां पर इमेज देख लेते हैं कि हिमालय आखिरकार किस क्षेत्र में विस्तृत है। देखिए, हिमालय का जो इस विस्तृत है क्षेत्र है वो ये रहा। हिमालय का विस्तृत क्षेत्र ये रहा। ये धनुष की आकृति में है, आर्क की शेप में है, धनुष की आकृति में है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है ये हिमालय। मेरे प्यारे बेटा, अगर इसको हम वर्गीकृत करके देखें तो इसको 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बोलो कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? 4 क्षेत्र भी मैं आपको बता देता हूं। वो 4 क्षेत्र हैं। नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, नंबर 2 पर है वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, नंबर 3 पर है महान हिमालय, सॉरी लघु हिमालय, मिडिल हिमालय, और नंबर 4 पर है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये 4 क्षेत्रों में हिमालय को बांटकर देखा जा सकता है। ठीक है जी। क्या बच्चे? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय को अंग्रेजी में भी ट्रांस हिमालय कहते हैं। वृहत हिमालय को अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय। ठीक है जी। लघु हिमालय को मिडिल हिमालय कहते हैं, मिडिल हिमालय कहते हैं। ठीक है जी। और शिवालिक हिमालय को शिवालिक हिमालय ही अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों। अब यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, है क्या? किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जरा हम देखते हैं। सबसे पहले, सबसे उत्तरी क्षेत्र जो हिमालय का है वो क्षेत्र है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है बच्चे? ट्रांस हिमालय क्षेत्र हिमालय का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। प्यारे बेटा, कौन सा क्षेत्र? ट्रांस हिमालय क्षेत्र हिमालय का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ये जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। सबसे उत्तरी क्षेत्र भी है, और हिमालय के इन चारों क्षेत्रों में सबसे पहले निर्मित क्षेत्र भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र ही है। इन चारों क्षेत्रों में जो सबसे पहले बना है वो ट्रांस हिमालय बना है। ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। एक श्रेणी है कराकोरम श्रेणी, एक श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, एक श्रेणी है जास्कर श्रेणी। कराकोरम, कराकोरम, दूसरी है लद्दाख, और तीसरी है जास्कर।
तीसरी है जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियों से मिलकर बने हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र। 3 श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है जी। इनमें कराकोरम श्रेणी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं। प्यारे बच्चे, कराकोरम श्रेणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज, कराकोरम श्रेणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 4 कारणों से इंपॉर्टेंट है। उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं इसे, उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं इसे। बोन मैरो ऑफ हाई एशिया के नाम से इसको जाना जाता है। बोन मैरो ऑफ हाई एशिया इसको कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद मेरे प्यारे बेटा, एशिया, उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद यही है। सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर स्थित है। माउंट केटू, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन, या गॉडविन ऑस्टिन यही है। माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन भी यहीं स्थित है। और इसके अलावा माउंट कराकोरम भी यहीं स्थित है, यानी कि कराकोरम दर्रा भी यहीं स्थित है। कराकोरम दर्रा भी इसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताइए द बोन मैरो ऑफ हाई एशिया किसे कहते हैं? तो कराकोरम श्रेणी को कहते हैं, कराकोरम रेंज को कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसार का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से कौन है? एक कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर है। कई जगह पर तो इसे संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी बताया गया है। आप कह रहे होंगे गुरुजी ये ग्लेशियर या हिमनद क्या होता है? ये हिमनद होता क्या है? बर्फ के बड़ी बड़ी टुकड़े, यानी कि चादर, बर्फ की चादर, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर है। माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। लेकिन किसके बाद? माउंट एवरेस्ट के बाद, यानी कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम बोलेंगे। माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक संसार की कौन सी है? वो यही है, और भारत की सर्वोच्च चोटी है ये, इंडियाज हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। और भारत के जितने भी ऊंचे दर्रे हैं उनमें से सबसे ऊंचे दर्रों में से एक कराकोरम दर्रा है। ठीक है। दर्रा होता क्या है? 2 पर्वतों के बीच ये जो आवागमन का मार्ग है, आने और जाने का रास्ता है, उसे हम दर्रा कहते हैं, उसी को गैप कहते हैं, उसी को पास कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच आवागमन का मार्ग दर्रा, गैप या पास कहलाता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? चलिए ठीक है जी। अब इधर से देखिए आप यहां पर, तो ये तो ट्रांस हिमालय हो गया भाई। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कराकोरम श्रेणी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद बच्चे कौन सा हिमालय का कौन सा खंड है? ट्रांस हिमालय के बाद आपको देखने को मिलेगा वृहत हिमालय या महान हिमालय। वृहत हिमालय,
क्या मिलेगा बच्चे? वृहत हिमालय या महान हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय के बाद। ठीक है, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय या महान हिमालय, वृहत हिमालय या महान हिमालय मिलेगा। हिमालय के जितने भी ये 4 क्षेत्र मैंने बताए उनमें सबसे ऊंचा क्षेत्र यही है, वृहत हिमालय। इसको अंग्रेजी में हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ग्रेट हिमालय भी इसको कहते हैं। और इसकी ऊंचाई औसतन रूप से 6100 मीटर्स है, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है औसतन रूप से, औसत रूप से। ठीक है जी, इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। आपने नाम सुन रखा होगा माउंट एवरेस्ट का, क्या? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। आपने नाम सुन रखा होगा कंचनजंगा का, वो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, सब के सब किसके पार्ट है? वृहत हिमालय के ही पार्ट है। हिमालय का सबसे ऊंचा क्षेत्र है ये। माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है जो संसार की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। कंचनजंगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, वो भी बच्चों सिक्किम में इसी वृहत हिमालय श्रेणी का, वृहत हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बाद मेरे प्यारे बेटा अगर हम बात करें तो यहां पर एक लघु हिमालय देखने को मिलेगा, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय देखने को मिलेगा। यह क्या? अपने स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए फेमस है, हेल्दी क्लाइमेट के लिए फेमस है। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, हेल्दी क्लाइमेट, पर्वतीय पर्यटन नगरों के लिए फेमस है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, ये जो पर्वतीय पर्यटन नगर सुने हैं आपने, हिली टूरिस्ट प्लेसेस, वो सब के सब लघु या मध्य हिमालय में है। कौन कौन से बच्चे? यहां पर आपको मैंने क्या क्या नाम बताए, इसमें क्या क्या है? शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, दार्जिलिंग है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, ये सब के सब लघु या मध्य हिमालय में स्थित है बच्चे। ये स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए फेमस है। ये लघु हिमालय, ये मध्य हिमालय भी कहलाता है, मिडिल हिमालय भी कहलाता है। ये जो लघु हिमालय है मेरे प्यारे बेटा, ये जो लघु हिमालय है प्यारे बच्चे, यहां पर कुछ प्राकृतिक चारागाह भी मिलते हैं, प्राकृतिक चारागाह, नेचुरल पास्चर्स भी मिलते हैं। और वो प्राकृतिक चारागाह, नेचुरल पास्चर्स कौन से हैं? तो प्राकृतिक चारागाह जो है वो आपने नाम सुन रखा होगा, कश्मीर में उनको मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में उनको बुग्याल या पयार कहते हैं। बुग्याल या पयार उनको उत्तराखंड में कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार के नाम से उनको पुकारते हैं उत्तराखंड में बच्चे। कश्मीर में मर्ग कहते हैं उनको। अच्छी तरीके से देख लेना, जैसे गुलमर्ग है, जैसे सोनमर्ग है, वो इसी के अंतर्गत आएंगे, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत। और प्यारे बच्चे लास्ट हिमालय का जो लास्ट भाग बचा है वो है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय, ये हिमालय का अंतिम भाग, पार्ट है, शिवालिक हिमालय कहते हैं इसको। सबसे उत्तरी क्षेत्र ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे बृहत हिमालय, फिर उसके नीचे लघु हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र भी यही है। हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र भी यही है और हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र भी यही है। सबसे पहले क्या बना? ट्रांस हिमालय, फिर क्या बना? बृहत हिमालय, फिर क्या बना? लघु हिमालय, फिर क्या बना? शिवालिक हिमालय। सबसे बाद में बना है, इसीलिए सबसे नवीन न्यूएस्ट क्षेत्र मैंने इसको बोला है।
न्यूएस्ट रीजन इसको बोला है, शिवालिक हिमालय को बच्चे। ये जो शिवालिक हिमालय है प्यारे साथी, प्यारे बेटा, ये जो शिवालिक हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच क्या पाई जाती हैं? घाटियां। और उन घाटियों को हम क्या कहते हैं? दून अथवा द्वार कहते हैं। दून कहेंगे अथवा द्वार कहेंगे। जैसे देहरादून, जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार, जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार। ये जो घाटी है, ये वैलीज है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, उनको दून या द्वार कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चलिए अभी आप में से जिस किसी बच्चे को परेशानी हो तो आप परेशान मत हो, मैं दोबारा समझाने वाला, एक बार फिर से समझाने वाला हूं। हिमालय में कितने क्षेत्र हैं? 4। इनको आपने देख लिया एक बार यहां पर। चलिए अब मैं इसको रिवाइज कराता हूं बच्चों। यहां पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांस हिमालय, हिमालय को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का सबसे उत्तरी तथा सबसे पुराना क्षेत्र है, नदर्न मोस्ट एंड ओल्डेस्ट रीजन ऑफ हिमालय। ये कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन? ट्रांस हिमालय। इनमें जो कराकोरम श्रेणी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? कराकोरम श्रेणी से ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। इसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से इसको जाना जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ठीक है जी। ये भारत के इसमें कराकोरम दर्रा मिलता है, जो भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, ऊंचे दर्रों में से एक, भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक कराकोरम दर्रा है। वन ऑफ द हाईएस्ट passes, वन ऑफ द हाईएस्ट passes इन इंडिया। ये किस में आता है? ये कराकोरम श्रेणी में आता है। फिर है सियाचिन ग्लेशियर, ये संसार के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड्स इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक है। ठीक है जी। अच्छा, कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किसमें है? कराकोरम श्रेणी में है। फिर मैंने तीसरी चीज बताई थी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई बताई थी 8611 मीटर, जो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की आदर्श रूप से सर्वोच्च चोटी है, ये पड़ती उस क्षेत्र में है जिसमें अनाधिकृत तौर पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन आदर्श रूप से वो भारत का क्षेत्र है जिसे पीओके कहते हैं, इसीलिए आदर्श रूप से हमारी सर्वोच्च चोटी है। व्यवहारिक तौर पर वर्तमान समय में जो क्षेत्र भारत के अधिकार क्षेत्र में है, उसमें कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्षेत्र कौन सा बताया था बेटा? महान हिमालय या बृहत हिमालय क्षेत्र बताया था। ग्रेट हिमालय, हिमालयन रीजन आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि हिमालय का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो बृहत हिमालय या महान हिमालय क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है? 6100 मीटर से अप्रॉक्स औसत ऊंचाई। इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आता है, इसके अंतर्गत कंचनजंगा आता है, इसके अंतर्गत नंदा देवी आती है, आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी का पार्ट, कंचनजंगा भी इसी का पार्ट और नंदा देवी भी इसी का पार्ट है। ठीक है प्यारे बेटा, क्लियर है? चलिए, किसके अंतर्गत आ रहा है? महान हिमालय, बृहत हिमालय के अंतर्गत आ रही है। इसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय आएगा। लेजर और मिडिल हिमालय की बात हम करेंगे। इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि ये अपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए फेमस है, फेमस फॉर द हेल्दी क्लाइमेट।
यहां पर कुछ पर्वतीय पर्यटन नगर हैं, माउंटेन टूरिज्म टाउन्स हैं, जैसे शिमला, जैसे मंसूरी, जैसे कुल्लू, जैसे मनाली, जैसे दार्जिलिंग। ये हिली टूरिस्ट प्लेसेस यहीं पर सिचुएटेड है, यहीं पर स्थित है। यहां पर कुछ प्राकृतिक चारागाह भी मिलते हैं। चारागाह जानते हैं ना, पशु जहां घास खाते हैं, चरते हैं, प्राकृतिक घास स्थल भी कह सकते हैं। और उन चारागाहों को बच्चे कश्मीर में हम मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में हम उनको बुग्याल या प्यार कहते हैं। मर्ग के दो उदाहरण हैं, कश्मीर में ही है, एक गुलमर्ग है, एक सोनमर्ग है। और उत्तराखंड में से क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार के नाम से इसको पुकारते हैं उत्तराखंड में। ठीक है जी। ये जो प्राकृतिक चारागाह है, इन प्राकृतिक चारागाहों को क्या कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। मर्ग के दो उदाहरण गुलमर्ग और सोनमर्ग है, यहां पर मैंने आपको बताया है। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, उप हिमालय, सब हिमालयाज कहते हैं। ये हिमालय की सबसे नवीन तथा सबसे दक्षिणी श्रेणी है, यानी कि द यंगेस्ट एंड द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र भी यही है और हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र भी यही है बच्चों। ठीक है जी। चलिए, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटियां हैं, घाटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चों वैलीज। उनको क्या कहा जाता है, दून अथवा द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार। मैंने बताया था ना, एक लघु हिमालय है, एक शिवालिक हिमालय है, और इन दोनों के बीच जो घाटियां हैं, वैली है, घाटी जो वैली है, उस घाटी को, उस वैली को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं अथवा द्वार भी कहते हैं, अथवा द्वार भी कहते हैं। जैसे देहरादून, जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार, जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा। तो आप सोच रहे होगे कि गुरुजी बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, सर लिखना है। बेटा सहदेव कुमार जी देखो, जो नोट्स बनाने के चक्कर में है, जो लिखने के चक्कर में है, मेरा उन सभी से कहना है केवल समझने पे ध्यान दो। आप लिखने पे ध्यान देंगे, आधी चीज समझ पाएंगे, आधी नहीं समझ पाएंगे। ये पीडीएफ है ना बोर्ड वाला, ये बोर्ड पीडीएफ दिला दूंगा आप एप्लीकेशन, और रिटन पीडीएफ भी मिल जाएगा। जितना मैं पढ़ाऊं सबसे पहले बोर्ड पीडीएफ से पढ़ना, फिर रिटन पीडीएफ से पढ़ना। कोई कमी हो, कोई गलती हो तो तुरंत मुझे बता देना, गुरुजी रिटन पीडीएफ में ये गलती है, संशोधित करवा दूंगा मैं। क्या करवा दूंगा, संशोधित करवा दूंगा। बिना टेंशन, बिना परेशानी के पढ़ो आप आराम से, टेंशन फ्री होकर। कमी होगी संशोधित करवा दूंगा, मुझे बता देना बस। रिटन पीडीएफ, ये जो बोर्ड पीडीएफ है, इसको अपना आधार बना लेना। अच्छा, जिसको फिर भी लिखने की आदत है कि नहीं गुरुजी मैं तो लिखूंगा, तो जैसे ये क्लास खत्म हो जाए ना, सारी क्लासेस, तो मेरी क्लास लिखने में बोर्ड पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो मैं 15 मिनट लगेंगे, अपने लिख लेना। समझ में आना मुख्य चीज है, लिखने के लिए तो ल्यूसेंट है मार्केट में, आप ले लो और लिखते रहो। ठीक है जी। इन चीजों को आप मेरी क्लास के बाद 10 मिनट रिवाइज भी कर लेना, केवल 10 मिनट, ज्यादा नहीं। मुझे पता आप पे समय ज्यादा नहीं है, मैं जो भी समझाता हूं 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। केवल बोर्ड पीडीएफ को 10 मिनट रिवाइज करना, एक एक बार एक एक पेज को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब भाई रवि कुमार जी पूछ रहे हैं ये क्लास एमटीएस के काम आएगी, बिल्कुल बहुत काम आएगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत। ठीक है जी। राहुल यादव जी मजा आ रहा है, चलिए ठीक है जी। कोट द्वार भी इसी के अंतर्गत आता, हाँ वही पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है बेटा वो, है। बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं कुलदीप कुमार जी, थैंक यू वेरी मच भाई। आप शॉर्ट पढ़ा रहे हैं बहुत, नहीं बेटा अब शॉर्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, कल लग रहा होगा आपको शॉर्ट, अब तो विस्तार से पढ़ा दिया मैंने। ठीक है जी। हाँ,
डीप में ही बता रहा हूं मृत्युंजय कुमार जी बेटा, बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल से ही बता रहा हूं मैं। आईएएस पीसीएस की तो ये क्लास नहीं है, जितना आपके लिए जरूरी है सारी चीज बता रहा हूं। हाँ, फिगर के साथ ही करवाएंगे बेटा, एक एक चीज मैप पे समझाइए, फिर ही मैंने रिटन तौर पर समझाया है। ठीक है बच्चे, चलिए लिखकर बेटा नहीं पढ़ाएंगे। साधना सिंह जी जैसे डेमो क्लासेस में जिस प्रकार पढ़ाया था, आपको कोई झूठ सच नहीं है, जैसे मैंने आपको डेमो क्लासेस दी थी वैसे ही पढ़ा रहा हूं, हर चीज दो दो बार। ठीक है, कोई फ्रॉडगिरी 420 नहीं है, जो मैंने दिखाया वही उसी हिसाब से अंत तक चलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे। देखो, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बाद उत्तर का विशाल मैदान मैं पहले ही करा चुका हूं आपको। उत्तर के विशाल मैदान में भाबर, खादर, बांगर और तराई ये क्षेत्र आते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में ही कंप्लीट करा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की, पेनिनसुलर प्लेटो। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे? पेनिनसुलर प्लेटो की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चे किसकी चर्चा करेंगे? पेनिनसुलर प्लेटो। यहां पर देखो प्रायद्वीपीय पठार की बात हम करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहले त्रिभुजाकार आकृति में हुआ करता था, ऐसे ऐसे। पठार क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं प्यारे बेटा। पठार क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। देखो, इसको और नक्शे को भी डीप कर देते हैं। देखो, ये नक्शा है, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। एक बार फिर पठार बता देता हूं। पठार क्या होता है एक बार फिर समझिए। एक ऐसी उच्च भूमि जो आसपास के क्षेत्रों से तो ऊंची है, और जिसका जो टॉप है, जिसका जो शीर्ष है, वो कैसा है? वो फ्लैट है, वो सपाट है। उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम पठार कहते हैं। आसपास के क्षेत्रों से जो ऊंची भूमि है और जिसका टॉप, जिसका शीर्ष जो है वो फ्लैट है, उसको हम पठार कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? उसको हम पठार कहते हैं प्यारे बच्चे, अच्छी तरीके से समझिएगा। अब ये जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, वो कैसे बना? लावा के निरंतर जमाव से बना है। लावा के निरंतर जमाव से इसका निर्माण हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं कि लावा से ही बना? क्योंकि यहां काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका निर्माण लावा के निरंतर जमाव से हुआ है, क्योंकि यहां काली मिट्टी का निरंतर विस्तार पाया जाता है इस क्षेत्र में। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये नदियों के द्वारा पहले एक त्रिभुजाकार आकृति में था, लेकिन आज नदियों ने इसे काट छांट दिया है। कहीं कोई पर्वत है, कहीं कोई पर्वत है, कहीं कोई पर्वत है, कहीं कोई पठार है, कहीं कोई पठार है, कहीं कोई पठार है, कहीं कोई पर्वत है, कहीं कोई पर्वत है। इस प्रकार से आज ये छिन्न भिन्न अवस्था में है, कटी फटी अवस्था में है, कटी फटी अवस्था में है, छिन्न भिन्न अवस्था में है। ठीक है बच्चे? अच्छा, चलिए, तो छिन्न भिन्न अवस्था में है। वर्तमान में इससे कौन कौन से पर्वत बने हैं, कौन कौन से पठार बने हैं, जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में इससे जो पर्वत बना है, सबसे पहले वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत है। ये अरावली पर्वत से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, उसकी उत्तरी सीमा बना रहा है, उसकी सीमा की निर्माण कर रहा है अरावली पर्वत। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये भारत की क्या है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है प्यारे बच्चे। क्या है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है।
ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यही है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत को वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। आप कहोगे गुरुजी ये अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत समझ में नहीं आया। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है जो अपने निर्माण के समय में बहुत विशालकाय थे, लेकिन आज जिनके नाममात्र के अवशेष बचे हुए हैं वो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, वो रेजिडुअल माउंटेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन्स उनको कहा जाता है। ठीक है, जो अपने निर्माण के समय में बहुत विशालकाय थे और आज जिनके नाममात्र के अवशेष बचे हुए हैं, मेरे प्यारे बच्चे, उनको क्या कहा जाता है? उनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, उनको रेजिडुअल माउंटेन्स कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? ये बहुत पुराना है। ये कब बना था? प्री कैम्ब्रियन युग में बना था, प्री कैम्ब्रियन युग में बना था, प्री कैम्ब्रियन युग में ये बना था। इसकी आयु कितनी मानी जाती है? 570 मिलियन वर्ष के करीब, 570 मिलियन वर्ष के करीब इसकी आयु मानी जाती है। 570 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं और 570 मिलियन वर्ष पुराना है ये, ऐसे भी हम कह सकते हैं बच्चे। ठीक है जी बच्चे। लावा आज सक्रिय, लावा सक्रिय नहीं होता बेटा, ज्वालामुखी सक्रिय होता है। वो ज्वालामुखी तो अब बंद हो गया, उससे लावा निकला और लावा निकलने के बाद ये पठार बन गया, ज्वालामुखी भी उसका मुंह भर गया, कंप्लीट हो गया, अब नहीं इसमें लावा निकलना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब अरावली पर्वत पे आ जाओ तुम। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इस पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर भी है, हिली टूरिस्ट प्लेस भी है, और उस पर्वतीय पर्यटन नगर का नाम क्या है? माउंट आबू है। माउंट आबू है मेरे बेटा, माउंट आबू, पर्वतीय पर्यटन नगर, हिली टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बनते हैं। राहुल कुमार जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया बेटा। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी? अरावली। अरावली कैसे पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। इसका निर्माण किस युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ। इसकी उम्र कितनी है? 570 मिलियन वर्ष इसकी उम्र है, यानी आज से लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले ये बना है। इसमें एक हिली टूरिस्ट प्लेस है, कौन सा? माउंट आबू, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? गुरु शिखर है। अब माउंट आबू क्यों फेमस है? माउंट आबू फेमस है क्योंकि यहां दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर के लिए फेमस है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यह भगवान आदिनाथ ऋषभदेव का मंदिर है। यह मंदिर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था, इसीलिए इसे विमल शाही का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर आप इसका रिवीजन कर लीजिए। अभी मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं इतना जानता हूं। देखो अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया है आपको बताया भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। अरावली का निर्माण कौन से युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। इसकी आयु यानी कि एज कितनी है? इसकी आयु कितनी है बच्चों? इसकी आयु मेरे प्यारे बच्चे 570 मिलियन वर्ष के करीब है। सीधे 570 मिलियन वर्ष कर लीजिए आप। मैंने लगभग में 600 से 570 मिलियन वर्ष कर दी है, आप 570 मिलियन वर्ष कर लीजिए इसकी एज।
ठीक है जी, लगभग में 570 मिलियन वर्ष इसकी एज है। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अच्छा, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर, ये इसका सर्वोच्च शिखर है, हाईएस्ट पीक है इसकी। इस पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर है माउंट आबू, जो फेमस है दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए फेमस है बच्चे। अब अगर हम बात करेंगे माउंट इसकी अरावली पर्वत की, तो ये अरावली पर्वत मेरे बच्चे कितने राज्यों में स्थित है? कितने राज्यों में स्थित है? तो ये राज्य है भैया आपके 4, 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में इसका विस्तार पाया जाता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इनमें इसका विस्तार है। और ये कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। प्यारे बच्चे, किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक विंध्याचल पर्वत की बात करेंगे हम। एक पर्वत आएगा विंध्याचल पर्वत। ये सारी विशेषताएं 2-2, 3-3 बार समझा दी बच्चों। अब आपकी समझ में अच्छे तरीके से ये आना ही आना चाहिए, इतना मेरा पूर्ण भरोसा है कि अब आपको अच्छी तरीके से अरावली पर्वत समझ में आ गया होगा। आप कभी भी अरावली पर्वत को भूलेंगे नहीं। ठीक है जी। चलिए भैया, इसके बाद एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वत क्यों फेमस है भाई? ये भी बहुत पुराना है। भारत के सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार ही सबसे पुराना है। विंध्याचल पर्वत भी पुराना होगा। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये भारत को 2 खंडों में विभाजित करता है, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण। 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत। पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। क्लियर है? चलिए, तो यहां विंध्याचल पर्वत को भी एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं। विंध्याचल पर्वत के बारे में क्या पढ़ा आपने? कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या पढ़ा? ये भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये विंध्याचल पर्वत है बच्चे। इसी के साथ यहीं तक आज मैं इस क्लास का विराम दूंगा। इस क्लास को कल मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से अन्य पर्वत पठारों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चे, पूर्ण प्रयत्न किया, पूरी दम लगा दी है मैंने पढ़ाने में। कोई चीज समझ में नहीं आए तो फिर भी आप मुझे बता देना। ठीक है, कल बता देना आप। लिखाई साफ नहीं आ रही बेटा, लिखाई एकदम तो साफ है, इससे ज्यादा साफ क्या हो सकती है? ठीक है जी। चले, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कल मिलेंगे।